हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आए हैं कि हम एक ही वीडियो में लॉ ऑफ टार्ट के 60 क्वेश्चन सेलेक्टेड जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको लेके आए हैं, जिसे आप देखकर एग्ज़ाम के एक दिन पहले यदि आप इसे देख लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अपकृत का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर जो है दुष्कृत का अर्थ। टार्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टार्टम से हुई है। टार्ट अंग्रेजी भाषा के रांग शब्द का पर्यायवाची है। हिंदी भाषा में इसका समानार्थी शब्द अपकृत्य है। अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग नॉर्मन विधिवेत्ताओं एवं न्यायमूर्तियों ने किया। उनके मतानुसार इस शब्द का अर्थ उन कार्यों से था जिनके करने से किसी व्यक्ति विशेष को विधिक क्षति यानी कि लीगल डैमेज पहुँचे और क्षतिकर्ता को उसकी नुकसानी देना पड़े, चाहे वह कार्य क्षतिकर्ता ने जानबूझकर किया हो या अनजाने में। अपकृत संबंधित दायित्व संविदा भंग से भिन्न ऐसा दायित्व है जो सामान्यतः कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने के कारण उत्पन्न होता है, जिसका उपचार नुकसानी क्षतिपूर्ति देकर हो सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अपकृत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आंसर, अपकृत्य की प्रमुख विशेषताएं अपकृत्य की दी गई परिभाषाओं के विश्लेषण से अपकृत्य के निम्न विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। फर्स्ट, अपकृत्य किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिउल्लंघन या उसके प्रति अन्य व्यक्ति द्वारा कर्तव्य की अवहेलना है। विशेष परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के बीच साधारण कानून के अनुसार अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं। अपकृत्य उन अनुचित कृत्यों से भिन्न होता है जो पूर्ण रूप से संविदा भंग के अंतर्गत आते हैं। सेकंड, अपकृत्य का उपचार सिविल न्यायालय में नुकसान पाने को कार्रवाई कर के प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड जो है, सन 1875 के पूर्व सामान्य कानूनों के न्यायालयों में मुकदमा चलाकर अपकृत्य के प्रति कार्यवाही पूर्णतः उन न्यायालयों में हो जाती थी जैसे कि कोर्ट ऑफ चांसरी में। चौथा नंबर जो पॉइंट है, अपकृत्य में जिन अधिकारों का उल्लंघन होता है वे लोकबंदी अधिकार राइट इन रेम होते हैं, जिन्हें वह समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रवर्तित कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इन्हीं में से सभी क्वेश्चनों का समावेश पेपर में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अपकृत्य के आवश्यक तत्व क्या है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टार्ट। अपकृत्य के आवश्यक तत्व। अपकृत्य एक ऐसा कृत्य अथवा चूक है जिससे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तथा जिसका उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति इस प्रकार एक कृत्य को अपकृत्य होने के लिए उसमें निम्नलिखित तत्व या लक्षण होने आवश्यक है। पहला जो है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई अनुचित कृत्य किया गया हो अथवा चूक की गई हो, यानी कि गलत कार्य का चूक।
दूसरा, उस अनुचित कृत्य अथवा चूक से किसी अन्य व्यक्ति को क्षति हुई हो। तीसरा नंबर पॉइंट, अनुचित कृत्य अथवा चूक ऐसी हो कि उससे नुकसानी का मुकदमा चलाने का विधिक अधिकार प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 4, बच्चों हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। प्रश्न नंबर 4, आप कृत्य के प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर जो है, आप कृत्य अवैध कृत्यों की ऐसी कोटि में आता है जिसके विरुद्ध सामान्य विधि के न्यायालय में कार्रवाई हो सकती है। विधि की इस शाखा में विभिन्न अपकृत्य अथवा दोषपूर्ण कार्य सम्मिलित है। किसी व्यक्ति की ख्याति को क्षति करना अर्थात मानहानि, हमला, प्रहार, छल, उपेक्षा आदि अपकृत्य के उदाहरण हैं। इन अपकृत्यों से अपकारी व्यक्ति दूसरे में निहित कुछ विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विधिक कर्तव्यों के पालन न करने से कई प्रकार के विधि विरुद्ध अर्थात दोषपूर्ण कार्य उद्भूत होते हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, आपराधिक अपकार तथा दीवानी अपकार। बच्चों, जो शब्द आपको इस विधिक भाषा के न समझ में आए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकृत्य दीवानी अपकारों की कोटि में आता है। आपराधिक अपकार में अपकारकर्ता को दंड दिया जाता है, जबकि दीवानी अपकार में प्रतिवादी को वादी को दी हुई क्षति के लिए प्रतिकर यानी कि क्षति मूल्य का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। अपकृत्य की प्रकृति के संदर्भ में निम्न बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला जो है, अपकृत्य विधि संहिताबद्ध अथवा अधिनियमित विधि नहीं है। सेकंड जो है, अपकृत्य विधि न्यायिक कार्रवाइयों पर आधारित है। तीसरा पॉइंट जो है, विधि की इस शाखा का आधार इंग्लिश कॉमन लॉ है। चौथा पॉइंट जो है, भारत में अपकृत्य विधि का प्रारंभ अंग्रेजों ने किया था। पांचवा पॉइंट, अपकृत्य विधि का आधार इस परिकल्पना पर आधारित है कि जहां अधिकार है। और 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, जहां उपचार है वहीं अधिकार है तथा जहां अधिकार है वहीं उपचार है, इस सूत्र की व्याख्या कीजिए। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में। इसका हम आंसर आपको दिखा रहे हैं। इसका PDF हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। इसका जो आंसर है, जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है तथा जहाँ अधिकार है वहीं उपचार। अपकृत्य विधि में इस सूत्र का बड़ा ही महत्व है। वस्तुतः अपकृत्य का विकास भी इसी सूत्र पर आधारित है। इस सूत्र का अर्थ है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी विधि में होने चाहिए। यह सत्य है कि अधिकारों का अस्तित्व ही उपाय पर निर्भर करता है। कोई चूक ऐसी नहीं है जिसका उपचार नहीं है। जबकि इस सूत्र का प्रयोग अपकृत्य के संबंधों में किया जाता है तो वहाँ ऐसे अधिकारों के उपचार की और संकेत होता है जो विधि द्वारा प्रदत्त होते हैं। अपकृत्यपूर्ण दायित्व तभी उत्पन्न होते हैं जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए। इसी प्रकार विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लिए विधि उपाय भी प्रदान करती है। नैतिक अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में इस सूत्र का कोई महत्व नहीं है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पर विधिक अधिकार नहीं है वहाँ विधिक क्षति भी नहीं होती तथा विधिक उपायों को सुरक्षा भी नहीं मिलती। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन SB बनाम वाइट के वाद में किया गया था। इस वाद में न्यायालय का विचार था कि वादी को कोई अधिकार प्राप्त है तो उसे उसके संरक्षण के लिए उपचार भी प्राप्त अवश्य होने चाहिए। वस्तुतः उपचार के अभाव में अधिकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिकार और उपचार एक दूसरे के पूरक है। बच्चों, पूरक संपूरक आप लोग मैथ में पढ़े होंगे।
प्रश्न नंबर 6 जो है, अपकृत्य एवं अपराध में भेद। अपकृत्य तथा अपराध में अंतर, भेद, अंतर, कई प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अपकृत्य एक दीवानी दोष है, अपराध एक आपराधिक दोष है। अपकृत्य में वाद व्यथित पक्षकार द्वारा किया जाता है, अपराध में सरकार की ओर से लाया जाता है, अभियुक्त का अभियोजन किया जाता है। अपकृत्य में उपचार सिर्फ अपनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद है। तीसरा नंबर पॉइंट जो है, अपराध समाज के विरुद्ध दोष माना जाता है, दोषी व्यक्ति को कारावास या अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जाता है। अपराध सामाजिक दोष होता है, अपकृत्य एक व्यक्तिगत दोष होता है, अपराध सामाजिक दोष होता है। प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक दीवानी दोष अपकृत्य नहीं होता, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है, समझो। प्रश्न नंबर 4, 7, अपकृत्य एक सिविल दोष होता है जिसके लिए न्यायालय अनिर्धारित नुकसानी प्रदान करता है, परंतु प्रत्येक दीवानी दोष अपकृत्य नहीं होता। जैसे कि संविदा भंग एक दीवानी दोष है किंतु वह अपकृत्य नहीं है। इसी प्रकार न्यास भंग भी सिविल अपकृत्य ही है किंतु वह अपकृत्य नहीं है, क्योंकि इनके लिए उपचार संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है, जबकि अपकृत्य के लिए उपचार इंग्लैंड की सामान्य विधि के आधार पर प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 8, विधि की भूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं है, यह कानून की एक महत्वपूर्ण उक्ति है। भूल चाहे वह तथ्य संबंधी हो अथवा विधि संबंधी, अपकृत्य के मामले में बचाव या अधिकार नहीं हो सकता, परंतु इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं इसके, कि ऐसी परिस्थितियों में साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी वही करता है जो प्रतिवादी ने किया था, तो भूल से किए गए कार्य के लिए प्रतिवादी दायित्व नहीं होगा। जैसे कि किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध भूल से चलाए गए मुकदमे में यदि प्रतिवादी के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण विचार या कोई तर्क संगत कारण साबित नहीं होता तो उत्तरदायी नहीं होगा, वह तब उत्तरदायी नहीं होगा। बच्चों, बिना नुकसान के क्षति, बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आता है और रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। ये सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे इसको ध्यान से देखें। बिना क्षति के हानि, बिना हानि के क्षति, ये सब के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बिना नुकसान के क्षति यानी कि बिना हानि के क्षति का अर्थ हुआ बिना हानि के क्षति से जिस व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो वह नुकसानी के लिए दावा कर सकता है, चाहे उसे वास्तविक क्षति हुई हो अथवा नहीं। कानून व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है, इन अधिकारों को भंग करना स्वयं ही अनुयोज्य होता है। ऐसे मामलों में वादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसके किसी विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यह अलग बात है कि उसके अधिकारों के उल्लंघन से उसे कोई हानि नहीं हुई। इंजूरियस आइडाइनम सूत्र का स्पष्टीकरण एसबी बनाम व्हाइट नामक वाद में किया गया है। बिना नुकसान की हानि, बिना क्षति के हानि के सिद्धांत के अनुसार बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन हुए मत क्षति के आधार पर वाद नहीं चलाया जा सकता, भले ही वादी को प्रतिवादी के कार्य द्वारा वास्तविक थिंक यानी कि क्षति पहुंची हो। अर्थात यदि वादी के किसी विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो नुकसानी पाने का हकदार वादी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी क्षेत्र में कोई मिल चला रहा हूँ
और उसी क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति एक अन्य मिल चलाने लगता है तो मुझे आर्थिक क्षति तो अवश्य होगी, किंतु मुझे उसके विरुद्ध कोई नुकसानी का वाद लाने का हक नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, अपकृत्य एवं नैतिक अपराध में अंतर। अपकृत्य तथा नैतिक अपराध, ये हेडिंग है बच्चों। टार्ट्स ऑफ मोरल क्राइम। अपकृत्य विधिक कर्तव्य के भंग होने पर होता है, मात्र नैतिक कर्तव्य की अवहेलना अपकृत्य नहीं होती। प्रत्येक अनुचित कार्य भी अपकृत्य नहीं होता। अपनी भूमि में एक ऊंची दीवार खड़ी करके पड़ोसी को प्राप्त होने वाली हवा एवं रोशनी को रोकना नैतिक दृष्टि से अनुचित हो सकता है, लेकिन ऐसे कार्य के विरुद्ध अपकृत्य का मामला नहीं चला सकते। कानून साधारण तथा समाज के नैतिक ज्ञान को स्पष्ट रूप देता है, लेकिन कानून और नैतिकता में भिन्नता ही बहुत पाते हैं। कुछ नैतिक अपराध अपकृत्य नहीं हो सकते और कुछ अपकृत्य नैतिक अपराध नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 12, कानूनी या विधिक क्षति से आप क्या समझते हैं? कानूनी या विधिक क्षति, अपकृत्य के बाद में क्षति के लिए आर्थिक प्रतिकर का दावा किया जाता है, परंतु कानूनी क्षति न तो वास्तविक क्षति के समान है और न ही यह आवश्यक है कि यह आर्थिक क्षति के रूप में हो। कानूनी क्षति न तो वास्तविक हानि से साम्य रखती है और न अनिवार्यता आर्थिक हो सकती है। वादी के अधिकार या संपत्ति पर किया गया आघात कानूनी क्षति होता है। कानूनी क्षति की निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला पॉइंट जो है, किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार का उल्लंघन। दूसरा पॉइंट, कानून की दृष्टि में अनुमानित क्षति या आघात। तीसरा, क्षतिग्रस्त होने का वास्तविक प्रमाण तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नुकसानी पाने का अधिकार। प्रश्न संख्या 13, संयुक्त अपकृत्यकर्ता से आप क्या समझते हैं? संयुक्त अपकृत्यकर्ता का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्ति जिन्होंने संयुक्त रूप से अर्थात मिलकर कोई अपकृत्य किया हो। समझ रहे हैं ना? जब कई व्यक्ति किसी दोषपूर्ण या अनुचित कृत्य में सहायता करते हैं या राय देते हैं या निर्देशित करते हैं या एक साथ कार्य करते हैं तो वे कानून की दृष्टि में संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 14, फॉर एग्जाम्पल इसका जैसे आपको समझना हो तो इसका एग्जाम्पल जो है, यदि आ बा की मानहानि करता है और बाद में सा भी बा की ही मानहानि करता है तो आ और सा स्वतंत्र अपकर्ता होंगे और उनके विरुद्ध बा अलग अलग मुकदमा चला सकता है। किंतु यदि आ और सा संयुक्त रूप से बा की मानहानि करें तो वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता होंगे। इससे यह स्पष्ट है कि संयुक्त अपकृत्य करने के लिए एक अपकृत्यकर्ता के कार्य और दूसरे अपकृत्यकर्ता के कार्य में कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। संयुक्त अपकृत्यकर्ता के विषय पर विधि का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन सर्वप्रथम कोर्सकर के मामले में किया गया था। इस मामले में दो जहाज़ों के आपस की टक्कर के कारण वादी का जहाज़ डूब गया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादीगण संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं थे, क्योंकि दोनों जहाज़ों के अलग अलग स्वतंत्र अपकृत्य के परिणाम स्वरूप वादी के जहाज़ को क्षति पहुंची थी। अतः वे दोनों स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी थे। दोनों के विरुद्ध अलग अलग कार्रवाई की जा सकती है। संयुक्त अपकृत्य
का संयुक्त दायित्व निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में उत्पन्न होता है। फर्स्ट जो है अभिकरण यानी कि एजेंसी, सेकंड जो है प्रतिनिधिक दायित्व और थर्ड जो है संयुक्त कृत्य जॉइंट एक्शन। संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का दायित्व संयुक्त भी होता है तथा पृथक भी होता है। पृथक मतलब बच्चों अलग अलग। यह क्षतिग्रस्त व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह या तो उनमें से सभी व्यक्तियों पर या कुछ पर या एक पर मुकदमा चला सकता है। जो व्यक्ति चोटिल हुआ है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किसके ऊपर मुकदमा करना चाहता है। इसका अर्थ यही हुआ। प्रश्न संख्या 14, प्रतिनिहित दायित्व से आप क्या समझते हैं? प्रतिनिहित दायित्व सामान्य नियम यह है कि कोई व्यक्ति अपने अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जबकि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है। ऐसे दायित्व को प्रतिनिहित दायित्व कहते हैं। ऐसे दायित्व का प्रमुख स्थान स्वामी का आता है, जो अपने सेवक द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए कानून की दृष्टि में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सेवक के अपकृत्य के लिए स्वामी तथा अभिकर्ता के अपकृत्य के लिए प्रधान या मालिक का दायित्व प्रतिनिहित दायित्व के अंतर्गत आता है। प्रतिनिहित दायित्व को हम 3 प्रकारों में देखते हैं। पहला अनुसमर्थन से, दूसरा विशेष संबंध के कारण, तीसरा दुष्प्रेरण से। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से बिना अधिकार पाए ही कोई कार्य करता है और बाद में वह अन्य व्यक्ति उस कार्य का अनुसमर्थन कर देता है, तो उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। तो जो अन्य जो समर्थन करेगा उसका, वही व्यक्ति उसका उत्तरदायी होगा। इसका मतलब यही होगा, भले ही वह कार्य उसके लिए लाभ का हो अथवा हानि का हो। इस प्रकार के दायित्व में निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। पहला जो है अनुसमर्थन करने वाले व्यक्ति को कृत्य के अपकृत्यपूर्ण होने के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जो है अनुसमर्थन अस्पष्ट होने चाहिए। तीसरा जो है गलत और गैर कानूनी कार्यों का अनुसमर्थन नहीं होता। कभी कभी 2 व्यक्तियों के आपस संबंधी इस प्रकार होता है कि विधि एक के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए दूसरे को उत्तरदायी मानता है। ऐसे संबंधों का उदाहरण फॉर एग्जांपल जो है मास्टर एंड सर्वेंट का हुआ, यानी कि स्वामी तथा सेवक का हुआ, स्वामी तथा स्वतंत्र ठेकेदार का हुआ, मालिक तथा एजेंट का हुआ, कंपनी तथा उसके निदेशक का हुआ, फर्म तथा उसके साझेदारी। स्मरणीय है कि जो व्यक्ति अपकृत्य को उत्तेजित करते हैं और अपकृत्य करने में सहायक होते हैं, वे भी अपने विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 15, गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में रहने के दौरान हुई क्षति के लिए अज्ञात शिशु पैदा होने पर वाद नहीं ला सकता। ना तो इंग्लैंड और ना ही भारत में इस विषय पर किसी न्यायालय का कोई विनिश्चय है। यह समस्या सर्वप्रथम आयरलैंड के एक मामले वाकर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड 1890 28 LR आयरलैंड 69 के सामने आई। इस मामले में एक गर्भवती स्त्री प्रतिवादी रेलवे कंपनी की एक रेलगाड़ी से यात्रा कर रही थी। रेल दुर्घटना होने के कारण वह घायल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके एक वधशक्त लड़का पैदा हुआ। अज्ञात शिशु की ओर से कंपनी के विरुद्ध नुकसानी का वाद स्थगित किया गया।
न्यायालय ने निर्णय दिया कि अज्ञात शिशु को नुकसानी का वाद चलाने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर केनी इस सिद्धांत का समर्थन 2 आधारों पर करते हैं। पहला जो है, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है वह कानून की दृष्टि में व्यक्ति नहीं होता, और दूसरा, यदि यह मान लिया जाए कि वह एक विधिक व्यक्ति था तो भी सामान्य रूप से अनुचित कार्य करने वाले को उसको उपस्थिति का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। किंतु सामंड के अनुसार इस मत को सहमत नहीं था। वे इस बात का समर्थन करते हैं कि माँ के गर्भ में रहने वाले बच्चे को भी हुई छत के लिए सभी पाने का अधिकार है। अधिकतर न्यायविद सामंड के इस विचार से सहमत हैं, यानी कि अधिकतर विद्वान इनके सिद्धांत से सहमत हैं। प्रश्न संख्या जो 16 है, आत्मसुरक्षा। आत्मसुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर तथा संपत्ति की सुरक्षा करने का विधिक अधिकार प्राप्त है, और ऐसा करने के लिए वह आवश्यक शक्ति तथा बल का भी प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर तथा संपत्ति की रक्षा करते हुए आवश्यक बल का प्रयोग करता है और किसी को क्षति पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। आत्मरक्षा में प्रयोग की गई शक्ति के लिए 2 शर्तें आवश्यक होती हैं। पहला जो है, प्रथम यह कि आत्मरक्षा में बल प्रयोग तभी न्यायोचित होगा जब व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की कोई आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया हो। दूसरा यह है कि बल प्रयोग उपयुक्त परिस्थितियों में जितना आवश्यक हो उतना ही किए जाए, अर्थात बल प्रयोग संभावित हानि के अनुपात से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे यदि मुझे कोई चाटा मारता है तो आत्मरक्षा में मैं उसके विरुद्ध तलवार या बंदूक का प्रयोग नहीं कर सकता। उपयुक्त परिस्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर तथा संपत्ति की रक्षा में आवश्यक बल का प्रयोग किया गया है, यह नहीं इस बात का निर्धारण एक कठिन बात है। इससे प्रत्येक वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है कि बल प्रयोग उचित अनुपात में हुआ है या आवश्यकता से अधिक हुआ है। बल का प्रयोग अत्यधिक नहीं किया जाना चाहिए। मॉरिस बनाम न्यूजेंट 1836 78 p 572 के मामले में प्रतिवादी जब वादी के मकान के सामने जा रहा था तो उसने वादी के कुत्ते को मारने के लिए बंदूक उठाया तो कुत्ता भाग गया, किंतु जब कुत्ता वापस लौट रहा था तो प्रतिवादी ने उसे गोली मार दिया। निर्णय दिया गया कि उसका यह कार्य विधिमात्र नहीं था, क्योंकि उसने कुत्ते को गोली तब मारा जब वह हमला नहीं कर रहा था। अतः उसने बल का प्रयोग आवश्यकता से अधिक किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 से 106 तक में आत्मरक्षा से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। बच्चों, हम इंडियन पिनल कोड का लेके आएंगे वीडियो नेक्स्ट क्लास में। प्रश्न संख्या 17, नुकसान की दूरवर्तीता का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। उत्तर जो है, क्षति की दूरवर्तीता का सिद्धांत। नुकसान, क्षति सभी भाषाओं में एक है। क्षति की दूरवर्तीता के सिद्धांत के अनुसार वे क्षतियाँ दूरवर्ती अर्थात सुदूर मानी जाती हैं जहाँ प्रतिवादी के कृत्य और उस कृत्य के परिणाम में ऐसा संबंध होता है जिसे सीधा संबंध नहीं कहा जा सकता।
इसको प्राकृतिक एवं संभावित परिणामों का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका संबंध उपेक्षा बोर्ड विधि से बहुत अधिक है और समय समय पर न्यायिक निर्णयों द्वारा इसमें काफ़ी परिवर्तन नहीं हुए हैं। यह सिद्धांत इस प्रकार है, विधि में समीप की और पास की किसी घटना के कारण पर विचार किया जाता है, दूर के कारण पर नहीं। अतः कानून में जहाँ क्षति प्रतिवादी के कार्य का प्रत्यक्ष तथा सीधा परिणाम नहीं है, वहाँ उसे दूरवर्ती क्षति कहा जाता है और प्रतिवादी उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। क्षति प्रतिवादी के कृत्य का सीधा स्वाभाविक परिणाम होता है। मनुष्य अपने कृत्य के स्वाभाविक परिणाम की कल्पना रखता है, दूर के परिणाम की नहीं। दायित्व उसी कृत्य के लिए होना चाहिए जिसका क्षति के समीप और सीधा संबंध हो। प्रश्न संख्या 18, सहमति से क्षति नहीं होती। सहमति से क्षति नहीं होती, इसको आप हेडिंग बना देंगे। इस सूक्त वायलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति जो किए जाने वाले कार्य के प्रति अपनी सहमति देता है या वह क्षति सहने का खतरा अपने ऊपर मोल लेता है, वह उस कार्य या क्षति के विषय में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। उदाहरण, जब एक व्यक्ति मुक्केबाजी या कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेता है या किसी मानहानिकारक वक्तव्य के प्रकाशन की अनुमति देता है, वहाँ यह सूक्त सम्मत कार्य से क्षति नहीं होते लागू होगा। इस प्रकार वाद में प्रतिवादी यह प्रतिरक्षा ले सकता है कि वादी ने किए जाने वाले कार्य की सहमति दी थी। स्वेच्छा से उठाई गई बड़ी से बड़ी हानि के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। स्वेच्छा से उठाई गई हानि के लिए सहमति दो प्रकार से की जाती है। पहला जो है अभिव्यक्ति सहमति, दूसरा जो है विवक्षित सहमति। वायलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के सूत्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को फॉलो करना आवश्यक होता है। पहला जो है सहमति स्वेच्छा से दी गई हो, कार्य प्रणाली वैध होनी चाहिए। तीसरा जो है खतरे का ज्ञान मात्र से सहमति की उपधारणा नहीं की जानी चाहिए। प्रथम शर्त के लिए आवश्यक है कि सहमति स्वेच्छा से दी गई हो, अर्थात सहमति धोखा, दुर्व्यपदेशन, उत्पीड़न आदि गलत तरीकों से न प्राप्त की गई हो। जिस कार्य के लिए सहमति दी गई हो वह गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, जैसे तेज धार वाले हथियारों से युद्ध करना या मुक्केबाजी में भाग लेना आदि। इस प्रकार मात्र खतरे को ज्ञान होने से खतरा उठाने के लिए सहमति नहीं मानी जा सकती। प्रश्न संख्या 19, राज्यकृत्य से आप क्या समझते हैं? राज्यकृत एक्ट्स ऑफ स्टेट। सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार राज्यकृत राजाओं या विदेशी स्वतंत्र राज्यों के शासकों द्वारा किए गए या अपनाए गए वे कार्य हैं जिन्हें वे अपनी राजनैतिक और सार्वभौम सत्ता की शक्ति और प्राप्त राजनैतिक सत्ता के अंतर्गत करते हैं, अर्थात वह कार्य है जो शासक या सम्राट अपने विशेषाधिकार के प्रयोग के संबंध में व्यवहार में लाता है। वास्तव में यह सार्वभौम सत्ता का प्रयोग है। स्मरणीय रहे कि ऐसे 3 अपवाद अवश्य हैं जिनमें सरकार को दायित्वपूर्ण माना जाता है। पहला जो है जहां अचल संपत्ति पर अनाधिकार कब्जा कर लिया गया है। दूसरा जहां कानून द्वारा कर्तव्य भार आरोपित किया गया हो। तीसरा जो है जहां यह सिद्ध हो जाए कि राज्य कर्मचारी द्वारा किए गए अपकृत्यों से सरकार लाभान्वित हुई है।
प्रश्न संख्या 20, हेतु से आप क्या समझते हैं, जिसको हम कहते हैं मोटिव। मोटिव, कोई कृत्य बुरे होते से किए जाने के कारण गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। यदि वह कृत्य कानूनी था यानी कि लीगल, तो वह कानूनी ही रहेगा, चाहे उसे करने का हेतु कुछ भी हो। इस प्रकार यदि कोई कार्य गैर कानूनी है तो वह केवल इसी कारण कानूनी नहीं हो जाता है कि उसे अच्छे हेतु किया गया हो। किसी कृत्य में महत्व कार्य का होता है, हेतु का नहीं। किसी कृत्य में महत्व कार्य का होता है, हेतु का नहीं। विधिशास्त्र सारमंड के अनुसार हेतु को एक दूरस्थ आशय बताया है जो शीघ्र प्रकट न हो वरन पृष्ठभूमि में पड़ा हो। सामान्य रूप से यह निर्णय करने के लिए कोई अपकृत्य है या नहीं हेतु असंगत। क्षति व संचय, नुकसान। क्षति एवं क्षतिपूर्ति, डैमेज एंड डैमेजेस, प्रतिवादी के कृत्यों का प्रत्यक्ष परिणाम हेतु होती है परिणाम होती है, किंतु क्षति और क्षतिपूर्ति में अंतर है। क्षति से तात्पर्य प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति को हुई हानि से है, जबकि इस हानि के लिए जो प्रतिकारवादी को न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है उसे क्षतिपूर्ति या नुकसानी कहते हैं। क्षति के लिए जो प्रतिकारवादी को न्यायालय प्रदान किया जाता है उसे नुकसानी कहते हैं। क्षति का तात्पर्य किसी विधिक अधिकार के अतिक्रमण से है और उस अधिकार के अतिक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न नुकसानी से होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो वह एक क्षति है, क्योंकि यह विधिक अधिकार का अतिक्रमण है। इससे वह उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर समाज का आघात पहुंचाता है, यह हानि है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए जो धनराशि न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है उसे नुकसानी कहते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने 21 क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया है लास्ट आर्ट के, जो इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसे देखें और अक्षम मार्क्स